नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खास खबरों का सवाल है तो आपको लिए चलते हैं मगरबी बंगाल। और मगरबी बंगाल में ऐसा लगता है कि असम्बली इंतखाबात का बुगल बचने वाला है और ये बजाएंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। आपको ये भी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 10:30 बजे कोलकाता पहुँच गए और फिर ताहिरपुर जो है वहाँ पर वो जाने वाले थे, रैली से खिताब भी करने वाले थे। लेकिन इत्तेफाक से आप देखिए कि कोहर ने यानी कसीफ बादल ने कोहर के कसीफ बादलों ने उनका रास्ता रोक लिया। ये रास्ता क्यों रोका है और वो भी कुदरती तौर पर रास्ता रोका गया है, तो फिर आपको बता दें कि ताहिरपुर ये हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वहां उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड नहीं कर सका या उतर नहीं सका और फिर वो वापस कोलकाता आ गए और फिर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं कि वहां कोहर छट जाएगा तो फिर वो जाएंगे, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो सड़क के रास्ते जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो बाबुल दाखिले होते हैं यानी रैली के जो बाबुल दाखिले हैं, मेन गेट्स होते हैं, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद कर दिया है। लेकिन वहां पर बीजेपी के हामियों की कसीर तादाद भी जमा हो गई है। वैसे भी अगर ताहिरपुर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जाने के बाद बीजेपी कायदीन ताहिरपुर का नाम भी तब्दील करने की बात करेंगे, क्योंकि ये नामों के तब्दीली की बीमारियों में भी मुब्तला हो गए हैं। एक तो फिरका परस्ती की बीमारी, दूसरा आप देखेंगे कि ताहिरपुर यानी नामों की तब्दीली की बीमारी, और दूसरे आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में पैदा किए जा रहे हैं, यानी फ़िरका परस्ती की बीमारी, नामों की तब्दीली की बीमारी, हुजूमी तशद्दुद की बीमारी, यहाँ तक कि गुर्बत की बीमारी, और हद तो यह है कि महंगाई की बीमारी, बेरोज़गारी की बीमारी। कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो हिंदुस्तान को अपनी लिपेट में लिए हुए हैं और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सारा हिंदुस्तान कहता है, और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, और फिर आप देखेंगे कि KTR भी यही कहते हैं। तो बहरहाल कांग्रेसी कायदीन जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि महंगाई और बेरोजगारी के मामले में मोदी ने तो हद कर दी है। फिरका परस्ती के मामले में तो आप देखेंगे कि तमाम हदूद को पार कर लिया गया है। तो बहरहाल जो खबरें आ रही है, आपको ये बता दूं कि PM मोदी एक ऐसे वक्त मगरबी बंगाल का दौरा कर रहे हैं जबकि आपने देखा कि कल ही इस बात का ऐलान किया गया कि वहाँ पर जो यानी मसवदे फहरिस्त जारी की गई है राय दहिंदों की, उसके मुताबिक 58,20,899 जो वोटर्स हैं उनके नाम हज़फ कर दिए गए हैं। बहाना ये बनाया गया है कि इनमें से कई लाख अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए यानी फौत हो चुके हैं, और कई लाख ऐसे वोटर्स हैं जो दूसरी रियासतों को या दूसरे मुकामात को मुंतकिल हो गए हैं। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि कई लाख वोटर्स ऐसे ही हैं जिनका आता पता नहीं मालूम, और फर्जी वोटर्स की तादाद भी लाखों में है। और अगर ये फर्जी वोटर्स हैं तो वो किसकी मदद कर रहे थे, ये एक सवाल बनता है, क्योंकि फर्जी वोटर्स का जब सवाल आता है या बात होती है तो बीजेपी का ख्याल आता है। राहुल गांधी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए और अब तक उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए पूरे दलाइल के साथ ये साबित किया कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में साजबाज है और फर्जी वोटर्स को मुख्तलिफ रियासतों में ये फिरा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर महाराष्ट्र में इंतखाबात होते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर्स को महाराष्ट्र में लाया जाता है, आधार कार्ड पर पते तब्दील किए जाते हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल किए जाते हैं और फिर वो अपना काम करके चले जाते हैं और नतायज में हेरा फेरी हो जाती है। इसी तरह अगर आप बिहार की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह का खेल खेला गया। 243 असेंबली हलकों में से 200 से ज्यादा हलकों पर बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए ने कामयाबी हासिल की। इस पर भी हेरा फेरी के इल्जाम आयद किए गए और सबसे अहम बात यह है कि इसका सबूत भी मिल गया है। जितिन राम मांझी आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत बिहार के साबिक़ चीफ मिनिस्टर है और मोदी के साथ यानी एनडीए के इत्तेहाद में वो शामिल है। उन्होंने बबांगे दहल, देखिए सियासत में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में इंसान को कुछ ज़्यादा तालीम याफ्ता भी होना चाहिए, वरना वो जाहिलाना अंदाज में अगर इक़दाम करता है तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। जितिन राम मांझी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2019 के असेंबली इंतखाबात में उनका एक MLA यानी उनका एक उम्मीदवार 2700 वोटों से हार रहा था। उसने उन्हें फ़ोन किया कि नेताजी मैं हार रहा हूं, तो उन्होंने यानी नितिन राम मांझी कहते हैं कि मैंने DM को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और वो जीत गया, और अब की मरतबा वो 1600 वोटों से हार चुका है। अगर वो मुझे फ़ोन करता तो मैं DM को फ़ोन कर देता और फिर वो जीत जाता। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर हिंदुस्तान में हेरा फेरी हो रही है, और ये हेरा फेरी क्यों हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ क्या करेंगे मगरबी बंगाल में। इस सिलसिले में हम चलते हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ।
रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इस ख़ास तौर पर इस मसले पर तबसरा करने के लिए। अहम बात यह है कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात हैं। जैसा कि आपने इशारा किया कि बिगुल बजाने के लिए वज़ीर आज़म हमने देखा है, तो तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़कर जो है वज़ीर आज़म जहाँ जहाँ इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात की तारीख़ों से पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पहुँच कर वहाँ पर करोड़ों रुपये के तरक्याती कामों का ऐलान करते हैं। बिहार में हमने देखा 10-10 हज़ार रुपये जो है ख़वातीन को दिए गए थे। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद जो सौगात बीजेपी का प्रसाद समझकर जो ख़वातीन वो पैसे लिए थे, आज वो ख़वातीन परेशान है, उन्हें वो जो किस्तों में वो पैसे अदा करने के लिए नोटिसें आ रही है। तो इसी तरह वज़ीर आज़म हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तवक्को है, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कुछ प्रोजेक्टों का वहाँ पर इफ्तिताह करेंगे और कुछ बड़े बड़े ऐलानात वहाँ पर वज़ीर आज़म करेंगे। तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़कर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म जहाँ पर भी इंतखाबात मुतवक्का होते हैं, 1 या 2 रोज़ में या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने 2 महीने में जिन रियासतों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होता है, वहाँ पर वज़ीर आज़म पहुँच जाते हैं। जैसा कि आपने कहा ताहिरपुर के हवाले से नाम तब्दील करने की बीमारी, और एक बीमारी आप भूल गए रियाज साहब, मैं आपको वो बीमारी याद दिलाऊँ, तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बीमारी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल करने की बीमारी भी जो है ये उसके प्रिंसिपल है, बाकी के पूरे भक्त जो है उनके शागिर्द है। तो यकीनन कुछ ना कुछ तो होगा। और जैसा कि आपने कहा कि 58 लाख 20 लाख से जायद राय दहिंदों को फौत करार दिया है SIR में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हुआ उसमें 58 लाख से जायद जो है राय दहिंदों के नाम निकाल दिए गए हैं। और जो ये नाम निकालने का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है। लाख कोशिशों के बावजूद अपोजिशन की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नज़रअंदाज कर रहे हैं। इत्तेफाक से हैदराबाद में ज्ञानेश कुमार आज 4 बजे तकरीबन आने वाले भी है। तो यकीनन अगर हमारा मौका हुआ तो हम उनसे बड़ा ज़रूर सवाल करेंगे कि भाई आप जब अपोजिशन इस कदर चिल्ला रहा है तो आप अपोजिशन की बात सुन क्यों नहीं रहे हैं, आप किसकी हिदायत पर काम कर रहे हैं, अपोजिशन जो इल्ज़ाम आप पर लगा रहा है क्या वो इल्ज़ाम जो है वो हकीकत है? क्योंकि अपोजिशन के सवालात का जवाब नहीं देना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जो है दाल में कुछ काला है, इस तरफ आपके शक व शुबात में इजाफा करता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आपको मगरबी बंगाल की बात आपको बता रहे थे हम उनके कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन गहरे कोहर की वजह से वो ताहिरपुर नहीं जा सके। ताहिरपुर ज़िले नादिया में वाक़ है। आप ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि मगरबी बंगाल में क्या होने वाला है। बिहार में जो कुछ हुआ है उसी तरह का सूरत हाल मगरबी बंगाल में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में आपने देखा कि ऐन इंतखाबात से कबल SIR का मसला छिड़ा गया और 60 लाख से ज़ायद वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए। उन वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए जो बीजेपी के ख़िलाफ़ थे और बीजेपी की जो पॉलिसियों के ख़िलाफ़ थे। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था कि बीजेपी मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है, फ़िरका वारियत की तरफ ले जा रही है और अपने RSS का जो एजेंडा है उसको मुकम्मल करने के कहाँ है बीजेपी। इस तरह की वहाँ के लोगों की सोच बन गई थी। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि साजबाज की बीजेपी के साथ और फिर बीजेपी को कामयाबी दिला दी है। और हमने इस सिलसिले में आपको सबूत के तौर पर यानी राम जो मांझी है, जितिन राम मांझी है, उनके बारे में भी आपको बताया है। तो बहरहाल ज़िले नादिया की सड़कें अब इंतज़ार कर रही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, और हो सकता है कि वो बज़रिए सड़क यानी सड़क के रास्ते वो वहाँ पर जाएंगे, बज़रिए कार चले जाएंगे और ख़िताब भी करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप देखें कि जिस तरह बिहार में मॉडल अपनाया गया था उसी तरह मगरबी बंगाल में भी अपनाया जा रहा है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 58,20,899 जो है वोटर्स उनके नाम हज़फ कर दिए गए हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी कहती हैं कि आप कुछ भी कर लो, हम यहाँ फ़िरका परस्तों के कदम जमने नहीं देंगे। और आप ये भी देखिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये वही वज़ीर आज़म है जिन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा करते हुए मगरबी बंगाल में कहा था कि लिबास देकर पहचानो दहशतगर्दों को। तो यानी मुसलमानों की तरफ उन्होंने इशारा किया था। और फिर राजस्थान में भी उन्होंने जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की थी वो भी आपको अच्छी तरह याद है। तो बहरहाल अब मगरबी बंगाल में जो मसला है वो दरअंदाजी का है, और दरअंदाजी का मसला है तो मैं समझता हूँ कि मोदी को ममता बनर्जी की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि ये लाजवाब हो जाए, क्योंकि 11 साल से कांग्रेस की या तृणमूल कांग्रेस की या फिर अपोजिशन की हुकूमत नहीं है हिंदुस्तान में, मोदी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है, NDA की हुकूमत है। अगर दरअंदाजी हो रही है तो इसके लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार होती है, और इसके लिए जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर दाखिला से लेकर जो जिम्मेदार हैं उन तमाम को
मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए अगर उनमें अखलाकी इक़दार बाकी हैं। तो बहरहाल हम आप बात कर रहे थे यानी मगरबी बंगाल की, तो अब देखिए वहाँ जो मगरबी बंगाल की शेरनी है, ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को वो खातिर में नहीं लाती। लेकिन एक बात ज़रूर है कि साजिशों का वो बड़ी आसानी से मुकाबला कर रही है, बड़ी होशियारी से मुकाबला कर रही है। खुद ममता बनर्जी कहती है कि SIR सिर्फ इसलिए लाया गया कि हम वो ये सोच रहे थे अमित शाह या मोदी या फिर BJP वाले कि हम उसे नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर यहाँ रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया जाएगा, गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा और अब BJP अपने नापा का अज़ाइम कबूल कर लेगी। तब ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम SIR करना चाहते हो कर लो। इस तरह साजिश नाकाम हो गई है। फिर अगर आप मगरबी बंगाल की बात छोड़कर तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, वहाँ भी इंतखाबात होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो SIR किया गया है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीफ मिनिस्टर स्टालिन MK स्टालिन का जो हल्का असम्बली है उसमें 1 लाख से ज़ायद वोट हज़फ कर दिए गए हैं। अब वहाँ वोटर्स की तादाद 1,05,000 रह गई है। जी यकीनन देखिए, जैसा कि आपने कहा मगरबी बंगाल के हवाले से, मगरबी बंगाल की जहाँ तक बात है, ममता बनर्जी आप जैसा कि एक लक़ब दिया उन्होंने बंगाल की शेरनी जो है वो हकीकत भी है, क्योंकि 35 साल के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वालों की जो इक़्तिदार था उसको मतलब चित किया और फिर वो इक़्तिदार में आई तृणमूल कांग्रेस और भारी अक्सरियत के साथ जो है ममता बनर्जी ने कामयाबी हासिल की और मुसलसिल जो है वो कुर्सी सदारत पर मगरबी बंगाल की वो फायज़ है वज़ीर आला की कुर्सी पर, और बड़ी ही क्या दूरअंदेशी के साथ वो जो है हुकूमत चला रही है मगरबी बंगाल में। और सरहदों की जहाँ तक बात है, दरअंदाजी की जहाँ तक बात है, दरअंदाजी रोकना मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जैसा कि आपने कहा कि सरहदों की जो हिफाजत है वो मरकज़ी कायदीन के हाथ में। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का नंबर बाद में आता है, सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमित शाह उसके जिम्मेदार हैं। तो अमित शाह इस बात को अगर दरअंदाजी उनके वजीर दाखिला होने के बावजूद भी अगर दरअंदाजी इस मुल्क में हो रही है तो अखलाकी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए अमित शाह को चाहिए कि वो फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। और स्टालिन की आपने बात कही, स्टालिन ममता बनर्जी तमाम लोगों ने SIR के खिलाफ में एक तहरीक भी शुरू की थी और तहरीक शुरू करने के बाद वो लोग नुमाइंदगी भी किए थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। एक सेहतमंद जमहूरियत के हिसाब से जो काम होता है, उन्होंने जमहूरी अंदाज में शिकायतें दर्ज करवा दी और वो खामोश बैठ गए। लेकिन जिस तरीके से साजिश की जा रही है, 1 लाख वोट निकाले गए एक हल्के से, वो भी स्टालिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर है और उनके हल्के से आप 1 लाख। आप देखिए यहां पर इलेक्शन कमीशन को भी इससे पहले इल्जाम लग रहा था, रियाज साहब आपको याद होगा, CBI ED ये इदारों पर इस बात का इल्ज़ाम लग रहा था कि हुकूमत के कठपुतली हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। कुछ लोगों के पास ये जाते हैं, उन्हें उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर वो BJP में ज्वाइन होते हैं, BJP से हाथ मिलाते हैं, वो मुकदमा उनके ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 तरफा जो वार है, एक तो रियासत में जहाँ पर हुकूमत BJP हुकूमत बनाने में नाकाम हो रही है, वहाँ पर SIR का सहारा ले रही है, और फिर दूसरा इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो है वो सियासी जमातों को जो BJP के साथ हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल नाज़रीन। अब देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें जो गुल खिलाना था वो नहीं खिला सके, लेकिन मगरबी बंगाल में क्या खिलाते हैं ये देखने वाली बात है। और वैसे भी ममता बनर्जी हैं, वहाँ कोई यानी ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ममता बनर्जी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, चाहे आप लाख साजिशें कर लें। यहाँ तक कि सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, अगर उसको भी मैदान में उतारा गया था लास्ट असेंबली इलेक्शंस में, तब भी कुछ नहीं हो सका। हालांकि कई ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें ये देखा गया कि वो CISF के जो लोग थे वो भी वोट डाल रहे थे, इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। यहाँ तक कि जो हकीकी वोटर थे वो रोक रहे थे उन लोगों को, ये भी हालात पैदा हो गए थे। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने मुकाबला किया और कामयाब मुकाबला किया। और दूसरी अहम बात यह है कि ममता बनर्जी और मोदी का तकाबुली जायज़ा लिया तो ममता बनर्जी ने कभी अपने आप को गदागर नहीं कहा, फ़कीर नहीं कहा या चाय वाला नहीं कहा। अपने आप को उन्होंने अपनी जो शख्सियत है उसका लोहा मनवाया। और आपको ये भी बता दूं कि मोदी की तरह उनके जो सूट्स होते हैं या लिबास होते हैं, ज़ौक़ लिबास अगर आप देख सकते हैं तो अंदाज़ा होगा कि किस कदर वो सीधी सारी ज़िंदगी गुजारती हैं। उनकी जो साड़ी की कीमत होती है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं समझता हूँ कि मोदी के सूट की कीमत से यानी लाखों गुना कम होगी, क्योंकि इनकी जो कीमत होती है सूट की, ये मोदी जी के आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़कीर जिसको जो अपने आप को कहते हैं और उनका यही
एक डायलॉग है कि हम तो फकीर हैं, बस्ता डालकर निकल जाएंगे, बैग डालकर, थैला डालकर निकल जाएंगे, झोला उठाकर निकल जाएंगे। बस्ता बैग जो है वो संजीदा अल्फाज है, मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जज्बात में कह दी होगी बात, अगर वो जज्बात में ना होते तो बस्ता ही कहते। तो बहरहाल नाज़रीन, उसके बावजूद भी अगर आप दोनों का तकाबुल करेंगे तो आप देखेंगे कि मोदी जी के गॉगल्स देखिए, यानी जो उनकी ऐनक है उसकी कीमत का आप अंदाज़ा कर लीजिए, उनका जो पेन होता है उसकी कीमत का अंदाज़ा कर लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप अंदाज़ा कीजिए, माहिर इक़्तिसादियात, आलमी सतह पर शोहरत रखने वाला और एक मुदब्बिर, एक मुफक्किर, एक दानिश्वर शख्स है, और वो एक 5 रुपए का पेन इस्तेमाल किया करते थे। और हमारे मोदी जी की जो पेन की कीमत है वो लाखों में होती है। वो चप्पल जो पहनते हैं, जूता पहनते हैं, जो सदरी पहनते हैं, उसकी कीमत का आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लाखों रुपए की वो सदरी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आवाम समझ नहीं पा रही है। आखिर क्यों समझ नहीं पा रही है, ये सोचने वाली बात है। आप भक्त रहिए, लेकिन यकीन मानिए अगर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके भक्त मत बनिए। बेरोजगारी इस कदर फैल गई है कि लोग खुदकुशी करने लगे हैं, किसानों के हालात ख़राब हैं, और आप अंदाज़ा करिए कि फ़िरका परस्ती का क्या हाल है। उसके बावजूद भी अगर बीजेपी कामयाब हो रही है तो ये किसकी कारस्तानी है, और ये बात राहुल गांधी ने भी बताई है और नितिन राम मांझी ने भी बता दी है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक तेलंगाना से। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हालिया अरसे के दौरान मक्के मुकर्रमा से मुतमरीन की एक बस मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मस्जिद नबवी में नमाज़ों की अदायगी के लिए आ रही थी कि वहाँ यानी तादाद बस आ रही थी कि बस एक मुकाम पर ठहर गई और एक ऑयल टैंकर्स ने आकर यानी उसे टक्कर दे दी। उसके बाद वो बस पूरी तरह शोला पोश हो गई। उस वक्त ड्राइवर और एक नौजवान जो होशियार थे यानी बेदार थे, उन लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई और 45 जो मुतमरीन हैदराबादी थे वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, जाम शहादत नोश किया। और किस्मत की बात देखिए, उनकी खुश नसीबी देखिए कि जन्नतुल बकी यानी दुनिया का सबसे अजीम यानी इस कुर्रे अर्ज़ का सबसे अजीम कब्रिस्तान जो है वो वहाँ पर उनकी तदफीन अमल में आई, जहाँ पर अहले बैत अतहार और साथ ही आप देखेंगे कि 10,000 से ज़ायद सहाबा आराम फरमा रहे हैं। अब रियासती हुकूमत ने उस वक्त ऐलान कर दिया था कि महलूकीन के रिश्तेदारों को एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। इस सिलसिले में अब 3 करोड़ रुपए हुकूमत तेलंगाना ने जारी कर दिए हैं। तो बहरहाल और एक अहम बात यह है कि हुकूमत तेलंगाना ने बहुत यानी अच्छे यानी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था उस वक्त उस मसले पर। यकीनन बहुत ही ये देखिए, जो वाक़या पेश आया था वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिस पर बड़ा गम का इजहार किया गया। सारी दुनिया से उस वाक़े पर गम का इजहार किया गया। हालांकि जिस तरीक़े की मौत हुई है, जिस तरीक़े की उन्हें मौका मिला है तदफीन का, वो हर ख्वाहिश, हर मुसलमान की वो ख्वाहिश होती है। जन्नतुल बकी में दफन होने की जो ख्वाहिश है, हर मुसलमान की वो ख्वाहिश रहती है। तो हुकूमत का ये वाकई बड़ा कारनामा है। मगर रियाज साहब देखिए, बहुत सारे मामलात हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह के भी मसले मसाइल हैं। ये तमाम मसाइल, ये तमाम उमूर जो है, ये भी अक़लियती बहबूद के तहत आते हैं। उस पर भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बड़ा कारनामा है। 3 करोड़ रुपए तकरीबन जो है जो लवाहिकीन हैं, लवाहिकीन के को अदा किए गए हैं। बड़ा ही काबिल की सताइश इक़दाम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, महकूम अक़लियती बहबूद की जानिब से किया गया है। मगर अक़लियतों के और बहुत सारे मसाइल भी हैं, उनके ऊपर भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। ख़ास तौर पर अब तक कोई वज़ीर जो है, समझदार वज़ीर महकूमे में नहीं था, मगर अब एक वज़ीर भी मौजूद है और मुशीर भी हैं। तो इन तमाम लोगों को चाहिए कि जो दूसरे उमूर हैं अक़लियतों के, जो तवक्को की जा रही थी कांग्रेस से, इक़्तिदार में आने के बाद जो तवक्को कांग्रेस से अक़लियतों को थी, वो तवक्कुआत पर पूरा उतरती कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल आपने जिस अंदाज़ में कहा है कि वज़ीर भी है, मुशीर भी है, तो यकीन मानिए वज़ीर और मुशीर को भी लोग सरपास करके आगे बढ़ जा रहे हैं। यानी तो बस रेवंत रेड्डी हुकूमत को मैं समझता हूँ कि फिल वक्त अक़लियतों की उमूर में दलालों से चौकस रहना चाहिए। यकीन मानिए इक़्तिदार के जो दलाल होते हैं हुकूमत की बदनामी का बायस बनते हैं, और जो अक़लियतों से हुकूमत के तो ताल्लुकात हैं उसको ख़राब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत ही एक अहम बात कही रियाज साहब आपने। यही लोग होते हैं जो असल में जो है हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी को पसे पर्दा वो ढकेल देते हैं, और फिर इस
तरीके के काम कराने पर हुकूमत को या फिर हुकूमत के जिम्मेदारान को मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को यकीनन बदनामी के टोकरों को सर पे उठाकर फिरना पड़ता है। बिल्कुल। अब देखिए, आपको कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब हूं, तो और उसके बाद आप देखेंगे कि वो किस तरह के इकदाम करता है, तो इससे बदनामी किसकी होती है? उसकी नहीं होती, बल्कि चीफ मिनिस्टर की बदनामी होती है। और चीफ मिनिस्टर पर लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आप किस तरह के लोगों में रह रहे हैं। रियाज साहब, तेलंगाना में जो कांग्रेस हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई है, ना वो चेहरा चीफ मिनिस्टर का था, जी, राहुल गांधी के चेहरे की बुनियाद पर, अक़लियतों की वजह से राहुल गांधी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पैदल यात्रा थी, वो जब तेलंगाना से गुजरी, इंतखाबात का माहौल था, मुसलमानों अक़लियतों की तरफ जो तवज्जो राहुल गांधी की थी, जिस तरीके की बात राहुल गांधी ने की थी, उस बुनियाद पर रेवंत रेड्डी के चेहरे पर कांग्रेस ने इख्तिदार तेलंगाना में हासिल नहीं किया है। मैं ये बिला खौफ खतर ये बात कहूंगा और ये बबांगे दहल ये बात कहूंगा कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल किया है तो वो राहुल गांधी का चेहरा था, राहुल गांधी की सेक्युलर इमेज थी, राहुल गांधी का वो नारा था जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने लगाते हुए गया कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो उसी नारे की बुनियाद पर तेलंगाना की अक़लियत जो है वो कांग्रेस के साथ हो गए और नतीजा बदल गया। और वैसे भी देखिए, गुरूर तकब्बुर इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, जो बड़ी शख्सियतें हैं, आप देखेंगे कि उन शख्सियतों को अगर नुकसान पहुँचाता है तो इख्तिदार के दलालों से पहुंचा है, चापलूसों से पहुंचा है। और ये चापलूस जो नाहल होते हैं वो इस तरह हल्का बना लेते हैं और अपना ऐसा मुकाम बना लेते हैं कि दूसरे हर उमूर में मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आपका ये इदारा है, अगर आपके पास कोई मुदाखलत कर रहा है तो समझिए कि उसको वहाँ पर बात रहना चाहिए कि आप मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना इदारा देखिए, उसकी खैरखाही के काम कीजिए, उसकी भलाई के काम कीजिए, उसकी तरक्की के काम के लिए कीजिए। लेकिन आप अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ जितने भी इदारे हैं, अगर आप ये कहते हुए कि मैं चीफ मिनिस्टर के करीब हूँ आप मुदाखलत करते रहेंगे तो फिर इससे बेचैनी फैलेगी और मैं समझता हूँ कि जो लोग अपनी तौहीन समझने लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि बेगैरती इंसान में नहीं होना चाहिए, बेहिसी नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स आपके किसी अक़लियती बहबूद के इदारे में मुदाखलत कर रहा है तो आपकी ये गीरत गवारा नहीं करनी चाहिए कि कोई आपके काम में मुदाखलत करे। लेकिन ये लोग मैं समझता हूँ कि अपने ज़मीर घरों में रख कर आते हैं या फिर अपने ज़मीर फरोख्त कर चुके हैं कि आपके इदारे में वो बार बार मुदाखलत करता है और इख्तिदार की दलाली में आपने यानी हद से आगे हो जाता है। लेकिन आप है कि उसके डर के मारे कुछ नहीं बोलते। अरे अपना मुंह खोलो, कुछ तो बोलो, अपना ज़मीर तुम्हारा जो मर चुका है उसे जगाओ। यकीनन जगाने की ज़रूरत है ज़मीर को, और फिर ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। ज़मीर अगर नहीं भी जागता है, क्योंकि सियासतदानों का ज़मीर जो है वो मतलब 99% सियासतदानों का ज़मीर मुर्दा रहता है। जी, बेज़मीरी का शिकार बड़े ही होते हैं। तो उसके बावजूद भी आप अगर आपकी कुर्सी पर मैं अगर आके बैठ जाऊँ और मैं आप जो उमूर अंजाम देते हैं सियासत टीवी में उसमें मैं मदाखलत करूँ तो आपकी तौहीन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। कर रहा हूँ, अगर आप एतराज नहीं कर रहे हैं, खामोश बैठ रहे हैं, तो मैं आपकी तौहीन कर रहा हूँ। तो ये चीज उनको समझना चाहिए जो अक़लियती बहबूद के जिम्मेदारान है, उनको ये चीज समझनी चाहिए। समझकर अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं कौम की फलाह बहबूद के लिए तो बेहतर है। यकीनन देखिए, हम क्या देखिए, अगर कोई आगे बढ़कर, लेकिन आप अपने दायरे में रहकर, आपका दायरे इख्तियार जो है वो दायरे इख्तियार में रहकर अगर आप कौम की अक़लियतों की फलाह बहबूद का अगर काम कर रहे हैं तो, लेकिन अगर किसी और के महकमे में जाके और किसी और के मामलात में मदाखलत करते हुए अगर आप अपने आप को सबसे बड़ा अक़लियती लीडर अगर समझ रहे हैं तो ये सियासत है। सियासत में बहुत सारे सर मंजर आम पर आए और बहुत सारे सर गोशे गुमनामी में भी चले गए। और वैसे भी जी तख्त भी मिलता है या तख्ता भी मिलता है, भी मिलता है और तख्ता भी मिलता है। ये पॉलिटिक्स है। हाँ, ये तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए। मुस्तक़िल इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। हमने देखा है एक के चंद्रशेखर राव 42 के जो है 35 साल तक हम, ये हमारी 35-40 साल तक हम लाजवाल हैं इस तरीके का। और यकीनन रियाज साहब, हुक्मरानी जो थी, केसीआर की हुक्मरानी जो थी, चंद एक वाकयात को छोड़कर अगर मजमूई तौर पर अगर हम देखेंगे तो उनका जो दावा कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहा था, मगर इख्तिदार से 11 साल में महरूम हो गए, 10 साल में महरूम हो गए इख्तिदार से। तो इख्तिदार किसी की मीरास नहीं है, किसी के पास मुस्तकिल नहीं रहता। आपको सोचना चाहिए, और अगर आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम किसी समझदार मुशीर को आप अपने साथ रख लेना चाहिए। नादान दोस्त जो है
वो जान का दुश्मन होता है। और मैं समझता हूँ कि होशियार दुश्मन चाहिए, नादान दोस्त नहीं चाहिए। जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है या ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों का सवाल है, तो ये जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने अतराफ़ अकनाफ जो चापलूसों का घेरा होता है, जो जाहिलों का घेरा होता है, उस घेरे को तोड़ दें और आवाम की रास्त तौर पर खिदमत करें। आप अंदाज़ा कीजिए कि चीफ मिनिस्टर का जो इमेज ख़राब हो रहा है, किस लिए ख़राब हो रहा है? इसलिए ख़राब हो रहा है कि अतराफ़ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, ये कहा जा रहा है, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनके नाम पर कुछ और गलत काम भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत को भी वजाहत करनी चाहिए कि हमारे कोई इस तरह के लोग हमारे पास नहीं है, अगर है भी तो हम उन्हें अपने करीब आने नहीं देते। तो बहरहाल नाम का जो है बहुत असर होता है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप किसी के यानी कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मफाद परस्त है, आप मतलब परस्त है। लेकिन आपको ये बता दूं, इस तरह के जो सियासी दलाल होते हैं या इख्तिदार के दलाल होते हैं, उनका अंजाम भी बुरा होता है। ये इंतहाई बेवकूफ़ होते हैं, ये दूसरों के लिए अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेते हैं। यकीन मानिए ये हुकूमत, जैसा कि आपने कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, और जब इख्तिदार किसी का जाता है तो समझिए कि इस तरह के लोग पीछे जाते हैं, इस तरह के लोग जेलों की हवा खाते हैं, इस तरह के लोग मैं समझता हूं कि सजाओं के मुस्तहिक पाते हैं। और फिर तमाम जो गंदगी है, गिलाजत है, वो इस तरह के लोगों पर डाल दी जाती है और इल्जामात का ये बोझ तले ये दब जाते हैं और उसके बाद बेबस हो मजबूर हो जाते हैं। और ये क्यों होता है कि ये लोगों को जो मशवरे देते हैं वो खुद गलत मशवरे दे रहे हैं। यकीनन गलत मशवरों की वजह से ये है। वो आप जैसा कि आपने कहा कि नादान दोस्त है दाना दुश्मन जो है वो बेहतर है। यकीनन तो हुकूमत तेलंगाना ने बेहतरीन इकदाम किया है। 3 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई, मुआवजा अदा किया मोतमरीन को। मोतमरीन के जो मुतवफ़ी शहीद मोतमरीन हैं जो हैं जद्दा में, जिनका सड़क हादसे में शहीद हो गए थे, उनके लवाहिकीन को चेक्स के ज़रिए से 3 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई। काबिल सताइश इक़दाम है, मगर हुकूमत को उन तमाम उमूर पे, उन तमाम फलाही कामों पे, फलाह बहबूद के उन तमाम कामों पे जो ज़ेर इल्तिवा है उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। और साथ ही मैं समझता हूँ कि हुकूमत सऊदी अरब जो है वहाँ पर तो मुआवजा तो नहीं देती, लेकिन एक बात है कि वो इंश्योरेंस की जो रकम होती है, इंश्योरेंस की रकम बराबर मिलती है। उसके लिए जो हुकूमत हमारी तेलंगाना हुकूमत है, फिर हमारी पैरवी के अगर हवाले से बात करें तो बेहतरीन पैरवी की गई है। वज़ारत ख़ारिजा जो है वो है, फिर हमारा कौंसल खाना है, हमारा सिफारत खाना है सऊदी अरब में, वो लोग कोशिश करते हैं तो इन्हें इंश्योरेंस की रकम भी अच्छी खासी मिल सकती है। हुकूमत की जानिब से पैरवी की गई है, अच्छी पैरवी की गई है, बहुत अच्छी। और यकीन है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंश्योरेंस की जो रकूमात है उसकी दावेदारी के लिए भी बेहतर अंदाज में पैरवी की जाएगी। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बता दें कि आसाम में आपने देखा कि किस तरह वहाँ पर हाथियों की कसीर तादाद पाई जाती है। और जब हाथी की बात आती है तो आपको बता दूं कि आसाम में कई ऐसे रेलवे स्टेशन है या रेलवे पटरियाँ हैं जहाँ से हाथियों के झुंड गुजरते हैं और बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। और हाथी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत वफादार जानवर होता है और जब गुस्से में आता है तो अपने मालिक को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करता, यानी उसकी जान भी ले लेता है। तो बहरहाल एक वाक़या पेश आया आसाम के सायरंग न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की जद में आकर कम से कम 7 हाथी हलाक हो गए हैं, जिनमें 3 बड़े हाथी हैं और 4 बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह का ये वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में कई ट्रेन को मनसूख करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। और चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनकी हुकूमत में मुसलमानों पर बेतहाशा मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अब तो ये है कि वो बेचारे भी जिन्हें कई सियासी खुजली की आदत है, तो आप देखे भी होंगे, तो बहरहाल उनके कई ऐसे यानी जो फुटेजेस है वो भी मंजर आम पर आए हैं। तो सियासी खुजली मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आपको इस बारे में भी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा कि ये सियासी खुजली क्या होती है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि वहाँ पर मुसलमानों पर जिस तरह बेतहाशा मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, तो आपने देखा कि मुसलमानों को जो बस्तियों से निकाला जा रहा है, गाँव से निकाला जा रहा है, ताकि उनमें डर और खौफ पैदा किया जा सके। क्योंकि आसाम की जो आबादी है उसमें तकरीबन 40% मुसलमान है। अगर 40% मुसलमान होते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर ये मुसलमान ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो जाते हैं, तालीम से आरास्ता हो जाते हैं, तो फिर ना हेमंता बिस्वा शर्मा उनका मुकाबला कर सकते हैं, ना मोदी ना अमित शाह कोई मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। तो बहरहाल हेमंता बिस्वा शर्मा ने अफसोस का इजहार किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक गरीब आसामी बूढ़ा है और उसको एक
जो फोटोग्राफर है यानी हुकूमत के फोटोग्राफर या पुलिस का फोटोग्राफर वो उस पर कूद कूद कर उसको कत्ल कर देता है। जब हेमंता बिस्वा शर्मा को शर्म नहीं आई कि अफसोस का इजहार कर सके, क्योंकि देखिए आप इंसान हैं तो इंसान में शर्म हया होनी चाहिए। देखना चाहिए कि अगर किसी इंसान पर जुल्म हो रहा है तो और आप जिम्मेदार हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, ये उसूल है दुनिया का। तो बहरहाल 7 हाथियों की हलाकत हुई है और जानवर भी मरता है तो हमें अफसोस करना चाहिए, क्योंकि जानवर भी वफादार होता है, जानवर भी जानदार होता है। हर जानदार का एहतराम करना इंसान का फर्ज होता है, तभी वो इंसान कहलाता है। अगर आप इंसान का एहतराम नहीं करेंगे तो आप इंसान नहीं, दरिंदे हैं और कम्युनल दरिंदे हैं आप। तो बहरहाल कम्युनल बीस्ट कहा जाता है। कम्युनल बीस्ट अगर आप कह रहे हैं हेमंता बिस्वास को तो भी वो भी कोई गलत बात नहीं होगी। और देखिए हेमंता बिस्वास की जहाँ तक बात आपने की है तो वो जब भी मुंह खोलते हैं और जहाँ पे मुसलमानों की बात आ जाती है तो उनके मुंह से जो है सिवाय जहर के और आग के कोई दूसरी चीज। अरे आप चीफ मिनिस्टर है, मोहब्बत से बात कीजिए। देखिए चीफ मिनिस्टर ये 2-3 चीफ मिनिस्टर इस तरीके के बीजेपी के हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति को अपना आइन समझते हैं और जो है वो दस्तूर के मुताबिक हुक्मरानी करने का उनके पास वो आदत नहीं है। तो आप हेमंता बिस्वास हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन लोगों से आप सेक्युलरिज्म या तमाम से हमदर्दी की बुनियाद पर आप तवक्को नहीं कर सकते रियाज साहब। और जहाँ तक हाथियों के मरने पर जो उनके जो आंसू हैं, हाथियों पर मरने के लिए जो जो आंसू बहाए हैं, मेरी नज़र में वो हेमंता बिस्वास के मगरमच्छ के आंसू हैं। क्योंकि जो है आपकी चीफ मिनिस्टरशिप में हजारों लाखों घरों को मुनहदम कर दिया गया, हजारों लाखों झोपड़ियों को खाली करा दिया गया, हजारों एकड़ ज़मीन जो है वो प्रोजेक्टों के लिए अडानी और अंबानी ग्रुप कंपनियों को दे दी गई। गरीबों की जो ज़मीन थी जहाँ पर लोग बसे हुए थे, जहाँ पर उनके अपने ठिकाने थे, लोगों को बेघर करके बिजली के पैदावार के लिए अगर आप कहीं पर ज़मीन सैंक्शन कर रहे हैं, ज़मीन हवाले कर रहे हैं और वो भी उनको जो नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त माने जाते हैं, अडानी और अंबानी को जब आपका कर रहे हैं तो फिर ये इस वाक़े पर आपका आंसू जो बहाना है वो जो आंसू नहीं है वो मगरमच्छ के आंसू है। और फिर आप जो है इस तरीके के वाक़या तो आसाम और उन इलाकों में जहाँ पर जंगलाती इलाकों से रेल पटरियों से गुजरती है वहाँ पर इस तरीके के वाक़यात उमूमन आम बात है। मगर ये हाथियों की इतनी बड़ी तादाद में जो है एक खूबसूरत जानवर है, एक अच्छा जानवर है और वो हम तो जैसा कि आपने कहा कि एक मामूली दरख्त को भी नुकसान होता है, एक पौधे को भी नुकसान होता है, एक पत्ता भी अगर जल जाता है धूप से तो हमें तकलीफ होती है इस बात की। इस वाक्य पर तकलीफ ये हमारी फितरी चीज है। मगर हेमंता बिस्वास के आंसू मेरी नजर में मगरमच्छ के आंसू। और आप देखिए कि खुद आपके घर में होंगे या मेरे घर में अगर दरख्त छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो रखते हैं और उनको जिस तरह यानी पानी डाला जाता है, जिस तरह उनकी यानी देखभाल की जाती है वो गैर मामूली होती है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को जिस तरह पाला जाता है तो उस तरह का ख्याल दरख्तों का पौधों का भी रखना पड़ता है। तो लेकिन जो इंसान पौधों का ख्याल रखता है वो इंसान को दूसरे इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता। और हाथियों की जहाँ तक बात है तो आपको बता दूं कि इस वाक़े में जो ट्रेन जा रही थी उसके कई डब्बे पटरियों से हट गए और फिर उसमें बताया जाता है कि 600 मुसाफिरीन सवार थे और जो डब्बे या कोचेस हट गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 5 डब्बे या कोचेस वहाँ से पटरियों से हट गए थे जिसमें 200 मुसाफिरीन थे। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर किसी को जानी नुकसान हुआ है, क्या जख्मी होने की भी कोई इत्तला नहीं है। लेकिन एक बात है, जख्मी तो हुए होंगे, हल्के हल्के मार कुछ लगे होंगे। उसमें कहा गया है कि आवाम की कोई जख्मी नहीं हुई है बल्कि ये पूरी जो बला गई है जानवरों पे चली गई है। तो आप अंदाजा कीजिए कि इंसान अगर बच जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ताहम जब हाथियों की बात करते हैं तो 100 हाथी वहाँ से गुजर रहे थे और जो लोको पायलट होता है यानी ड्राइवर होता है ट्रेन का, और उसने जैसे ही देखा कि एक झुंड जा रहा है हाथियों का, क्रॉस कर रहा है पटरियाँ, तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और इस सिलसिले में 7 हाथियों के मरने की इतला है। और आपको ये भी बता दें कि इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी कहा कि ये वाक़यात तो पेश आते रहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 80 हाथी इस तरह अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए ट्रेनों से टकराने के नतीजे में। तो इसके लिए भी एक अच्छा सिस्टम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई सिस्टम बनाते हैं ताकि जो जानवर होते हैं, जंगलाती हयात होती है, वाइल्ड लाइफ जिसे कहा जाता है, उसे नुकसान पहुँचता है तो इंसानियत को नुकसान पहुँचता है, ये सोचना चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अगर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं तो उन्हें पहले तो इंसानियत का दर्स लेना चाहिए, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर बनिए, उस वक्त अच्छे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं जब आप इंसानियत के काम करेंगे।
बिला लिहाज मजहब मिलत लोगों की खिदमत अंजाम देंगे और तासुब व जानिबदारी से गुरेज करेंगे। अगर आप योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं, आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ओहदे पर फायज होना चाहते हैं और इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं या बयानात देते हैं, तो इस सिलसिले में बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर सियासतदान मर भी जाते हैं तो लोग याद करते हैं सिर्फ उनके अच्छे कामों के लिए। जी, यकीनन अच्छे कामों के लिए। आज देखिए पंडित नेहरू की बात जहाँ पे भी आती है, भक्तों को छोड़कर, बीजेपी वालों को छोड़कर, दानिश्वर तबका इस मुल्क का जो है, जहाँ पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आती है तो मुल्क की तरक्की, IIT, पंडित जवाहरलाल, बड़े बड़े इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की बात आती है, तालीमी शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की की बात आती है, टेक्नोलॉजी के शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की की बात आती है। अगर आप इंदिरा गांधी की बात ले लें तो भी तरक्की, राजीव गांधी की बात ले लें तो भी तरक्की की बात आती है, मनमोहन सिंह की भी अगर बात कर लें आप तो तरक्की ही वहां पे वो उसकी पहचान है, जो पहचान उनकी तरक्की है। तो ये जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लीडरान होते हैं, उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी, मर जाने के बाद भी जो है वो उनके तस्करे रहते हैं, तारीख में लिखे जाते हैं और यकीनन तारीख में लिखे जाने के काम उन्होंने किए हैं। और फिर तारीख को अगर अब मौजूदा जो हुक्मरान है, जो कभी तारीख का कभी हिस्सा रहे नहीं, जंग आज़ादी का कभी हिस्सा नहीं रहे, ना कभी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा रहे हैं, मुल्क को तकसीम करने, बांटने, फिरका परस्ती को फ़रोग देने, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के दस्ते गिरेबान करने के लिए इन्होंने काम किया है, जो जिससे मुल्क की तरक्की सबसे बड़ी रुकावट है, जो वो ये इन्होंने काम किया है। तो जब ये अब इन्होंने कुछ किया नहीं है तो ये कर क्या सकते हैं? ये तारीख को बदल सकते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि तारीख की आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ कि तारीख की औराक पलटा कर देखो तो मालूम होगा कि जो मुग़ल बादशाहों ने खिदमत अंजाम दी है, जो जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान को सजाया है, संवारा है और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग दिया है, उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। यानी कसरत में वहदत का जो नज़रिया है हिंदुस्तान का, उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। और लेकिन जो तारीख़ अपने आप को मौरिखीन समझते हैं और फ़िरका परस्ती का जहर उनके अज़ान व क़ुलूब में भरा हुआ है, वो अगर तारीख़ को मस्क करते हैं तो कहते हैं कि ताज महल कभी तेजू महल था। तो अंदाज़ा कीजिए कितनी अफसोस की बात है। कुतुब मीनार की अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि कभी ये मंदिर था। हद तो ये है कि अगर आप काशी और विश्वनाथ की बात करते हैं या फिर आप देखेंगे कि वाराणसी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कई ऐसी मसाजिद है जिन्हें वो मंदिर करार देते हैं। दो बड़े मसाजिद, ज्ञानवापी और संभल की जो मस्जिद है वो तो बिल्कुल अब निशाने पे है। अरे बिल्कुल भैया, और सिर्फ इसलिए निशाने पे है, कहा जाता है कि औरंगजेब ने बनाई है, कहा जाता है कि अकबर के किसी जनरल ने बनाई है। हद तो ये है कि आप देखेंगे कि ऐसे औलिया अल्लाह को भी ये निशाना बना रहे हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। और आपको यही बता दूं कि सुल्तानुल हिंद का ये यानी खूबी ये है कि आज भी जो वहाँ हिंदू दुकानदार हैं वो अपने दुकानों की चाबियाँ जो है वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार यानी उनके जो मज़ार मुबारक है उसके दरवाजे पर डालकर चले जाते हैं। तो ये है ख्वाजा गरीब नवाज़ की मोहब्बत। मरकज सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अगर मरकज अगर आपको देखना है, सारी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज देखना है तो वो आप अजमेर शरीफ की बारगाह है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी तादाद में मुसलमान भाई जब आप जाते हैं वहाँ पे मुसलमान ज़ायरीन जाते हैं, उतनी ही तादाद में जो है गैर मुस्लिम अकीदतमंद भी वहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छा, आपको जैसा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ का आपने जिक्र किया है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो मोहब्बत होती थी और जो मुरवत थी, जो हमदर्दी थी, लोग इस कदर उनके दीवाने हो जाते थे कि जहाँ से भी गुजरते लोग दामन इस्लाम में पनाह ले लेते थे। और यकीन मानिए अजमेर से लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं, एक वाक़या पेश आया जहाँ पर 70,000 बंदेगाने खुदा ने कलमे तौहीद पढ़ा, कलमे शहादत पढ़कर दामन इस्लाम में पनाह ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यानी जो मुसीबत ज़दा होते थे उनको अपने गले लगाते थे और जब वो गले लगते तो उनकी सारी मुसीबत कहाँ आ जाती पता नहीं चलता था। और आज भी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की हुक्मरानी है। और आपको ये बता दूँ कि मलिका विक्टोरिया और यह अंग्रेज़ जब भी यहाँ पर दौरा करते तो ये लिखा गया है, तारीख़ में आया है कि हिंदुस्तान में कब्र हुकूमत कर रही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान के दिलों पर एक खबर हो राज कर रही है, तो वो थे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। और उस यानी उस सुल्तानुल हिंद के मज़ार को या दरगाह को भी वो मंदिर कहते हैं। कितनी शर्म की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है ये 2014 से बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इसका इलाज किया जाना चाहिए। और यकीन मानिए जो नासूर होता है वो यूँ ही दवाओं से ख़त्म नहीं होता, उसकी सर्जरी की जाती है और इसकी सर्जरी की जानी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसकी सर्जरी हो जाए
आएगी और वो कैसे होगी ये बताएंगे ज़बीउल्लाह। नहीं, यकीनन सर्जरी हो जाएगी। देखिए रियाज साहब, हम मुसलसिल ये कहते आ रहे हैं कि फ़िरका परस्ती की जो उम्र है वो तवील नहीं है, लेकिन उसके जो छोड़े हुए असरात हैं वो दूररस है, ठीक है, वो भी मुंदमिल हो जाएंगे। यकीनन इस मुल्क में आज भी जो है गैर मुस्लिम भाइयों में भी अक्सरियत जो है वो सेक्युलर जहनियत के हामिल लोगों की है, और फिर इसी वजह से जो है ये मुल्क अब तक बाकी है, चल रहा है, और जो है वो सेक्युलर भाई और जो दूसरे अक़लियतें हैं वो शीरो शक्कर की तरह मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं। अगर ये मुकम्मिल फ़िरका परस्त हो जाएगा और अक्सरियत जो है फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर सोचना शुरू कर देगी, तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमारे सामने ये मिसालें हैं। और कुछ वक्फे के लिए श्रीलंका में भी इस तरीके का माहौल पैदा हुआ था, तो फिर श्रीलंका में जो है आटा जो है 600 रुपए किलो हो गया। म्यांमार का क्या हाल हुआ है, किस कदर बदनाम हुआ है। हाँ, तो आप ये देखिए, तो ये आपके लिए ये मिसालें हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि वो किस तरीके से होगा, ये बताएंगे कि इस मुल्क के सेक्युलर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर जो है फ़िरका परस्त ताकतों को शिद्दत के साथ कुचलेंगे और उनका खात्मा कर देंगे। मुल्क का जो जमहूरी वो जो पहचान है उसको बहाल करने का बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़िरका परस्ती का सवाल है, मजहबी जुनून पसंदी का सवाल है, ये किसी भी मुल्क को तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। आप सिर्फ इधर देखिए, कहाँ पर बांग्लादेश देखिए, वहाँ क्या हाल हो रहा है। मजहबी जुनून पसंदी जब शिद्दत इख्तियार करती है तो तबाही व बर्बादी, एहतजाजी मुजाहरे, आग, हर तरफ आग ही आग दिखाई देती है, कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म हो जाता है। पाकिस्तान को देखिए किस तरह पाकिस्तान बदनाम हो चुका है और एक नाकाम मुमलिकत या नाकाम स्टेट में तब्दील हो चुका है। वहाँ पर आप देखिए कि आज फौज किस तरह जो आवाज़ें दबा रही है सियासी कायद, इनकी सियासी रहनुमाओं की। तो बहरहाल वहाँ जुनून पसंदी ने लाखों इंसानों को यानी खून किया है, और अब वो बीमारी जो हिंदुस्तान में दाखिल हो गई है जुनून पसंदी की, 2014 से इस कदर मजहबी जुनून पसंदी बढ़ गई है कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम होकर रह गया है। जबकि हिंदुस्तान जो दुनिया की कदीम तहजीबों में, चाहे वो ईरान की तहजीब हो या रोम की तहजीब हो या अरबों की तहजीब हो या दूसरी तहजीबें हों, जो कदीम तहजीबें हैं, चीनी जो तहजीब है उसके साथ उसके सफ में खड़ी नजर आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तानी तहजीब को भी इन फ़िरका परस्त दरिंदों ने तबाह करके रख दिया है, मजहबी जुनून पसंदों ने तबाह होकर रख दिया है। म्यांमार की मिसाल, जिसे बर्मा कहा जाता था, वो भी हमारे सामने है। वहाँ पर मजहबी जुनून पसंदी इस कदर नुक्ते उरूज पर पहुँच गई कि मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। लेकिन अब उसका मुकाम क्या है, आप देखिए, दुनिया भर में वो बदनाम है और फौज वहाँ छाई हुई है। तो यहाँ के हालात जो है, हम फौज को यहाँ के सलाम करते हैं कि फौज सियासी मुदाखलत नहीं करती, लेकिन फौज भी ये तो ज़रूर देख रही होगी कि मुल्क के हालात क्या हैं, किस तरह मजहबी जुनून पसंदी आपने हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये सोचने वाली बात है और हिंदुस्तानियों को बहुत ही संजीदगी से इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि मजहबी जुनून पसंदी कहीं हिंदुस्तान को तबाह करके नहीं रख देगी। ये सोचने वाली बात है। याद रखिए, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और एक हम आप उसी तरह हिंदुस्तान का हाल है कि अगर हम एक उंगली कर दिखाते हैं तो वो ताकत नहीं होती जो 5 उंगलियों में होती है, और 5 उंगलियां जब मुत्तहिद होती हैं तो एक मुक्का बनता है, और जब ये मुक्का बनता है तो इसमें ताकत होती है और दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो बहरहाल ये लोग जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं मजहब के नाम पर, यानी मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गद्दार हैं। वो गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के, जिनके आबा अजदाद ने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे। और ये तलवे किसने चाटे थे हम बताएंगे नहीं, आप खुद अच्छी तरह समझदार हैं और आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और इस खबर का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में आपने देखा कि कल स्टूडेंट लीडर के कत्ल के बाद, यानी कल उनका इंतकाल हुआ, यानी उन पर कातिलाना हमला किया गया था, सिंगापुर में इंतकाल हुआ। मैं बुखारी की बात कर रहा हूँ, हादी बुखारी की। तो बहरहाल आज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि उस दौरान एक शख्स को हुजूमी तशद्दुद में जो गैर मुस्लिम था हलाक कर दिया गया। और अब ये कहा गया है कि ब्लास्फेमी का मुर्तकिब हुआ था, यानी उसने तौहीन रिसालत की थी या तौहीन मजहब का इर्तिकाब किया था। यकीन मानिए कि अगर आप किसी को झूठ की बुनियाद पर कत्ल करते हैं और उस पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इसने तौहीन मजहब की है, तो यकीन मानिए ये कोई मुसलमान इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ और मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान कमज़ोर हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। तो बहरहाल आपके पास अगर अक़लियतें हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनसे मोहब्बत करो, उनके साथ इखलास से पेश आओ, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसियों से हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि हमारे ज़बी साहब जो पड़ोसियों के हुकूक पर इस कदर जोर दिया गया है,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ताकीद की है कि सहाबा ये कहते थे कि हमें ऐसा लगता कि कहीं हमारी जायदाद में पड़ोसियों का हिस्सा ना हो जाए, ये पड़ोसियों के हुकूक होते हैं। अरे मेरे भाई, वो हिंदू भाई है, उसको आप आज़ादी दीजिए, उसकी मजहबी आज़ादी दीजिए, वो जो चाहे कर सकता है। उसके मजहब में मुदाखलत मत कीजिए, उसकी ज़बान में मुदाखलत मत कीजिए, उसके रस्म व रिवाज में मुदाखलत मत कीजिए। आप उसका मोहब्बत से दिल जीतिए। यकीनन मोहब्बत से दिल जीतना इस्लाम, देखिए इस्लाम की तारीख यही रही कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर कभी नहीं मिला। जी उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौरे खिलाफत जो है वो एक बेहतरीन मिसाल है। तारीख के औराक चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम जो है भाईचारे से बड़ा है, इस्लाम भाईचारे से पहला है। तो भाईचारा जो है वो ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि पड़ोसियों के हुकूक़ के मुतालिक जो है कि अब हम खाना भी अगर हमारे घर में अगर बन रहा है, कुछ अगर कोई दावत नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ बन गई, तो अगर वो हिस्सा अगर नहीं पहुंचा और हम खा लिए तो फिर उसके ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने अफसोस का इजहार किया है। तो यकीनन जो है तो यहाँ पर अहम बात यह है कि जो अक़लियती बरादरी है आज बांग्लादेश में, यहाँ पर एक अहम पहलू है रियाज साहब, जिस नौजवान का कत्ल सिंगापुर में हुआ, तो ये वो उभरती क़यादत थी बांग्लादेश की, वो उभरती क़यादत के उसको वहाँ पे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उसको मार दिया गया वहाँ पर, वो नौजवान को। उसका रिटेलिएशन जो था, क्योंकि वो एक बांग्लादेश की एक उभरती क़यादत थी। आप देखिए दाखिली जो हालात है, हम बार बार ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान का इस तरफ इशारा कर रहे हैं, हुक्मरानों को इस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप दाखिली सियासत को, आप अपने नज़रियात को मुल्क पर मत थोपे। अगर आप थोपेंगे तो ये इस तरीके के हालात पैदा होंगे। वहाँ पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, बड़े पैमाने पर हंगामा आ रही, कई मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया, कई जो इदारों को वहाँ पर अवामी लीग के दफातर को निशाना बनाया गया है, अवामी जो दफातर होते हैं उन्हें निशाना बनाया गया। तो इस तरीके का वहाँ पर माहौल पैदा हुआ और फिर एक शख्स को इल्ज़ाम लगाकर मार दिया गया। बुरी बात है। बिल्कुल, एक इंसान की मौत सारी इंसानियत की मौत है। और बेकसूर शख्स के ऊपर आप देखिए, आप क्या पैगाम दे रहे हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी बेकसूर निहत्ते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म के मुर्तकब है, वो तमाम दहशतगर्द हैं। जहाँ जहाँ पर भी निहत्ते शख्स पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखिए कि ये मुसलमान, ये हिंदू, कोई दहशतगर्द नहीं होता। ये हर मजहब में जो है उनमें ख़राब लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक 27 साल हिंदू शख्स की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत का सवाल है, इंतहाई बुरे तरीके से उन्हें मारा पीटा गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। तो ये बहुत बुरी बात है, किसी इंसान का कत्ल नहीं करना चाहिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके भी बीवी बच्चे होंगे, उसके भी माँ बाप होंगे, उसके भी भाई बहन होंगे। कभी उनका जो गम होता है, यार मेरे भाई, गम का कोई मजहब नहीं होता, यानी आप आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता मेरे भाई। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और ये जो बीमारी है हुजूमी तशद्दुद की, ये पैदा हुई हिंदुस्तान में और अब बांग्लादेश में भी जा चुकी है। अब मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में ये फैल जाएगी हुजूमी तशद्दुद की। और यकीन मानिए, जो हुजूमी तशद्दुद के जो वाक़यात, यानी मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हिंदुस्तान में पेश आए, अगर पुलिस गैर जानिबदारी से और हुकूमतें गैर जानिबदारी से कार्रवाई करती तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्ज़िमीन हैं उनको ज़रूर सज़ा होती, क़रार वाक़ई सज़ा होती। लेकिन कितने लोगों को सज़ा मिली है, ये सवाल तो मोदी से किया जाना चाहिए, ये सवाल तो अमित शाह से किया जाना चाहिए, ये सवाल बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों के जो हुक्मरान हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे किया जाना चाहिए। आप तो सज़ा की बात कर रहे हैं रियाज साहब। जी। हम तो ये कहेंगे कि जब उन्हें ज़बरदस्ती ज़मानत पर रिहा करके उनकी सज़ाओं को माफ़ करके बाहर लेके आने के बाद उनकी गुलपोशी और शालपोशी अगर मर भी गया, जो दहशतगर्द है, जो बेकसूर इंसान को मार कर मर भी जाता है, बीमारी में कुदरती यानी तबाही मौत मर जाता है, कुदरत उसे हलाक कर देती है, तो उसकी लाश को तुम कौमी परचम में लपेटते हो। इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी? जी यकीनन, कितनी शर्म की बात है भाई, यकीनन शर्म की बात है। देखिए, ऐसे बहुत सारे जहदकार हैं जिन्हें मार दिया गया। हम गौरी लंकेश की बात करें, सर आज तक गौरी लंकेश, फिर कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ क्या कर रही है? दाभोलकर की बात करें, फंसारी की बात करें, हम कलबुर्गी की बात करें, हम ये बड़े जहदकार थे। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी आरएसएस के खिलाफ में तहरीक चलाई, आरएसएस के खिलाफ में इन्होंने बात की और इन तमाम को मुनज़्ज़म तरीके से मार दिया गया। वो तमाम कल्प्रिट गढ़ गए। रियाज साहब, कमाल ये है कि वो तमाम के गौरी लंकेश के कातिल के पूरे भाई क्या कर रही है कांग्रेस हुकूमत? क्या है, सजा मौत दिलाना चाहिए? वही पॉइंट पे आ रहा था मैं। गौरी लंकेश, दाभोलकर, पंसारे और कलबुर्गी के कातिल गढ़ गए।
मगर 5 महीने के अंदर जो है छूट उन्हें गए। जमानत मिल गई और 5 साल से उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और ये तमाम जो है शर्जील इमाम, खालिद सैफी ये जेल की सजा काट अरे रहे हैं। मेरे भाई, सजा काटना कोई बड़ी बात नहीं है, सजाए मौत पाना बड़ी बात है। बहराज का वाकया पेश आता है, 5 महीने भी नहीं हुए बहराज के वाकये को लेकर एक दहशतगर्द ऊपर चढ़ जाता है किसी के घर पर। अगर आप मैं किसी के घर पर चढ़कर अपना परचम लहराता हूं तो क्या वो घर वाला खामोश रहेगा? बिल्कुल तो नहीं। बहरहाल एक दलित नौजवान ऊपर चढ़ जाता है, यानी जज्बात में आकर, और उसे जोश दिला दिया जाता है। इनके बेटे वगैरह तो सनतकार बन जाते हैं बीजेपी वालों के, और ये फिर संघ परिवार के जितने भी इनके आल औलाद है सबसे नाअहल जो है बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, सबसे नाअहल। तो बहरहाल आप देखिए बना दिया जाता है, लेकिन उस नौजवान को चढ़ा दिया जाता है और यकीन मानिए उसको इश्तिहार दिलाया जाता है। वो जाकर किसी के घर पर जो सब्ज परचम होता है उसे निकाल कर भगवा झंडा लहरा देता है, फिर उसे गोली लगती है, वो मर जाता है। और आप देखेंगे कि उसके कत्ल के इल्जाम में एक नौजवान को सजाए मौत सुनाई जाती है, उसके 9 अरकान खानदान को सजाए उम्र कैद सुनाई जाती है। कितनी शर्म की बात है ये, क्या हो रहा है? क्या यहाँ कानून का कत्ल नहीं हो रहा है, इंसाफ से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है और इंसाफ से लोगों को महरूम नहीं रखा जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। और गौरी लंकेश, क्या शख्सियत गौरी लंकेश, उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया, हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए और उसके सेकुलरिज्म के इस्तेकाम के लिए काम किया। पंसारा की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, कुलबर्गी को कर्नाटक में मारा जाता है, तो फिर वहां उनके कातिलों को सजा नहीं दी जाती। और इस सिलसिले में मैं कहता हूं कि कांग्रेस को सख्त इकदाम करना चाहिए। कांग्रेस की ये जो कमजोरी है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी कमजोरी है, ये वो फिरका परस्त दरिंदों को मौका दे देती है। कैसे मौका देती है बताता हूं आपको। 2004 में किसका इख्तियार था? कांग्रेस का इख्तियार था। और 2002 में वहां पर एक गुजरात का कसाई मुसलमानों का कत्लेआम का इंतजाम करता है। और अगर कांग्रेस चाहती तो उस कसाई को और उसके जो हवारी थे उनको सख्त से सख्त सजा दिलाती और आज हिंदुस्तान फिरका परस्तों से पाक होता। यकीनन देखिए, खाली तड़ीपार की हद तक उन्हें तड़ीपार करना जो है वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि ये बात मंजर आम पर आ गई थी वो तमाम मुनज़्ज़म साजिश के तहत। और बाद में आप कुर्सी मतलब सदारत पर वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर दाखिला बनते हैं और अपने ऊपर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को हटा लेते हैं और आप बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, तो ये और बात है। मगर जो हकीकत है, मौर्रिख जो है जब भी गुजरात फसादात की तारीख लिखेगा तो गुजरात के खसाई कौन था, गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम करने वाला खसाई कौन था, वो जरूर मौर्रिख लिखेगा। अरे बेचारा संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर, एक इंसान, एक अच्छा इंसान, यकीन मानिए कि आज कोई उसके यानी ताईद और हिमायत में नहीं आ रहा है। 25 साल की सजा दी गई है, उम्र कैद की सजा दी गई है, और सिर्फ इसलिए सजा दी गई है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया था कि उनकी ईमा पर ये फसादात हुए। तो अब अंदाजा कीजिए, एक आईपीएस ऑफिसर ये बात कर रहा है, और हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, किसी की तौहीन नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी तो वजीर आजम है और बहैसियत वजीर आजम हम हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि उनका एहतराम करें, लेकिन एक बात जरूरी है, हक की बात भी करनी चाहिए। अब कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, अब गौरी लंकेश का कत्ल है, कुलबर्गी 2 वहां से ताल्लुक रखते हैं, उनके कत्ल के मुल्जिमीन को क्या कांग्रेस कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सकती? क्यों कांग्रेस हुकूमत खामोशी इख्तियार कर रही है? क्यों मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रही है? यह सवाल राहुल गांधी से भी किया जाना चाहिए। हद तो यह है कि साहब, अगर राहुल गांधी की अगर स्टेज पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कोई मुस्लिम कायद को जगह नहीं दी जाती। क्या है ये? यकीनन देखिए, ये बहुत सारे तब्दीलियाँ जो है साउथ इंडिया की कांग्रेस में भी जो है मुसलसिल आ रहे हैं, इस तरीके के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अरे आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, ये आप सीआईडी लगा सकते हैं और बहुत सारे एजेंसियाँ, आपकी रियासती एजेंसियाँ जो है उनके जो मतलब जो कातिल है, जो गुनाहगार है गौरी लंकेश के और कलबुर्गी के जो कत्ल के जो जिम्मेदार हैं, उनके पीछे लगा सकते हैं और हक़ाइक़ को मंजर आम पर ला सकते हैं। बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट बनाकर भी अगर आप पेश कर देते तो यकीनन बहुत बेहतर काम होता। जी नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स की किस कदर, यानी खेल कूद का किस कदर हिंदुस्तानियों में शौक़ पाया जाता है। लेकिन एक बात है कि फुटबॉल कभी हिंदुस्तानियों की जान हुआ करती थी, यानी पसंदीदा खेल हुआ करता था। और आपको हमने बार बार यही बताया है कि जब हमारी टीम को अगर ओलंपिक के लिए जाती थी, क्वालिफाई कर सकती थी, तो अंदाज़ा लगाइए कि उसमें हैदराबाद के 8 से लेकर 9 खिलाड़ी हुआ करते थे। तो लेकिन जब तासुब आ जाता है, जानिबदारी आ जाती है, इम्तियाजी सलूक आ जाता है, तो फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो मौक़िफ़ था वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हालिया अर्से के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ एक मैच हुआ और आप अच्छी तरह जानते हैं लियोनेल मेसी आलम फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने हिंदुस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया। मगरबी बंगाल का जो दौरा था वो तो तनाज़ात का शिकार रहा, लेकिन हैदराबाद में उनका शानदार इस्तकबाल किया और हैदराबाद की इज़्ज़त में इजाफा भी हुआ और मेसी की इज़्ज़त में भी इजाफा हुआ,
क्योंकि वो हैदराबाद जैसे तारीखी शहर में यानी मोहब्बत, मुरब्बत और इसार व कुर्बानी के शहर में आए थे। और आपको ये भी बता दूं कि ये ऐसे में एक खबर ये आ रही है, मुंबई में अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका जो जिस्मानी वज़न है वो कितना है। तो बहरहाल वो हाथियों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। तो बहरहाल उन्होंने मेसी को तकरीबन 1.3 मिलियन डॉलर की घड़ी दी है। और आपको ये बता दूं कि ये घड़ी क्या जो है ये बहुत ही यानी इसके जो मॉडल्स है सिर्फ कंपनी ने 12 ऐसी घड़ियां बनाई हैं। तो ये इस खबर भी हम आपको सुनाते हैं और नाज़रीन आपको ये भी बताते हैं कि हमारे साथ बने रहिए। और ख़ास खबरों में ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि आप को अच्छी से अच्छी खबरें पहुंचाएं, ख़ास से ख़ास खबरें पहुंचाएं और फ़िरक़ा परस्तों को यानी उनका बेनकाब करके रख दें, उन्हें नंगा करके रख दें। तो बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास खबरों का इख्तिताम अमल में लाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।